Good morning, students. This is the second part of the chapter number 3 in chemistry, which is metals and non-metals. In previous session, we were discuss about basically metals, physical properties of metals and chemical properties of metals. But today's session, we will discuss about basically non-metals, physical properties of non-metals and chemical properties of non-metals, and also discuss about the types of bonding and alloy. Okay, so let's start the session. First we see about some examples of metal reactions. Okay, and some important points about the metal reactions which are given here. Okay, let's start the session. Here is some important point is silver metal does not react with copper sulfate solution because silver is less reactive than copper and not able to displace copper from its salt solution. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स में. उसमें आपने देखा कि लास्ट में जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मेटल्स रिएक्ट विथ मेटल सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देते हैं. ओके, सो हियर इज सिल्वर. सिल्वर इज़ द वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल. सिल्वर जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है. तो सिल्वर को अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन होगा? नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव देन कॉपर. बट वहीं अगर हम कॉपर को सिल्वर सल्फेट के सोल्यूशन में रखें, प्रीवियस सेशन में आपने देखा था सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब कॉपर को रखा जाता है तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है. बट यहाँ सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से हम यहाँ बोलते हैं कि नो रिएक्शन. सिमिलरली व्हेन गोल्ड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट, एनी टाइप ऑफ copper salt, no reaction takes place because copper is more reactive than gold. इसी तरीके से अगर हम कॉपर के सॉल्ट में गोल्ड को डीप करते हैं, देयर इज नो रिएक्शन बिकॉज गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर. ओके, in similar way no reaction takes place when copper is dipped in the solution of aluminum nitrate because copper is less reactive than एल्यूमिनियम. इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम नाइट्रेट सोल्यूशन में कॉपर को डीप करते हैं देयर इज़ नो रिएक्शन. तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो अपने से अधिक रिएक्टिव मेटल्स को उसके साल्ट सोल्यूशन से कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. कहीं पर भी अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं आप तुरंत बताएंगे देयर इज़ नो रिएक्शन बिटवीन देम. ओके, लेट्स सी नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स, व्हाट इज नॉन मेटल? Non-metals are the elements which have negative ions by gaining an electron. Thus, non-metals are also known as electronegative elements. In other words, we can say that those elements which have tendency to gain electron and form anions are called non-metals. ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और एनायंस फॉर्म करने की, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, या फिर ये जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन इज़ अ मेटलॉयड. बाई मिस्टेक यहाँ लिख दिया गया सिलिकॉन, बट सिलिकॉन इज़ ए मेटलॉयड. आप यहाँ पे इसको कट कर देंगे क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो नॉन मेटल नहीं होता है, वो मेटलॉयड होता है. ओके, रेस्ट आर नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जस्ट अपोजिट होती हैं मेटल्स की. मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल्स. हार्डनेस की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट, बट द डायमंड इज़ एन एक्सेप्शन. इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. देखिए
जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके सॉलिड बहुत ही कम होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो इस वजह से इनकी हार्डनेस भी बहुत ही कम होती है, या फिर कह सकते हैं बहुत मिनिमम होती है हार्डनेस, क्योंकि ये गैसियस लिक्विड में होंगे तो हार्डनेस तो होगी ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सॉलिड में भी पाए जाते हैं, जैसे आयोडीन है, ठीक है। बट डायमंड इज मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल्स। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। डायमंड इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। डायमंड में केवल कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हैं। सो वी कैन से दैट डायमंड इज आल्सो ए नॉन मेटल। डायमंड भी एक नॉन मेटल है। कैसा नॉन मेटल है? वो कार्बन का एलोट्रॉप है, क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ एटम से ही मिलकर के बना है। पर डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, हार्डनेस जो है, वो डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल इन द होल वर्ल्ड। अभी तक जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जितने भी हैं, उनमें सबसे अधिक हार्ड जो होता है वो आपका डायमंड होता है। डायमंड से हार्ड जो होता है वो अभी कोई भी मेटल भी नहीं होते हैं। डायमंड जो होता है वो मेटल से भी हार्ड होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन में ही कंसीडर किया जाता है। स्टेट बात करें, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ज़्यादातर जो होते हैं वो लिक्विड और गैस होते हैं। सॉलिड के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच इज़ द सॉलिड नॉन मेटल। तो सॉलिड नॉन मेटल में आपके आते हैं बेसिकली आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। लिक्विड नॉन मेटल्स पूछा जाता है तो उसमें ब्रोमीन आता है, ठीक है। कलरफुल नॉन मेटल पूछा जाता है तो आयोडीन आता है, ठीक है। लस्टर की बात करें, नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन, ठीक है। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका डल अपीयरेंस होता है थोड़े से, और डायमंड और आयोडीन इनके एक्सेप्शंस हैं। सोनोरिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट। इन्हें हम बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। कंडक्शन की बात करते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट is an exception. Graphite, which is allotrope of carbon, is a good conductor of electricity and is an exception. Diamond is also a allotrope and graphite also a allotrope of carbon. ये दोनों ही जो हैं, diamond and graphite both are allotrope of carbon. Allotrope are the substances which are made up of only one kind of atoms, ठीक है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही एलोट्रॉप्स होते हैं और कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, और केवल ये कार्बन एटम से ही मिलकर के बने हैं। तो ग्रेफाइट जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। इन्हें हम अगर बीट करेंगे तो इनमें मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती हैं, ये आसानी से ब्रेक कर जाते हैं, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस है कि नॉन मेटल्स हैं, गैसियस और लिक्विड होंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। बट ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स से भी अधिक बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है ग्रेफाइट की। कलर, नॉन मेटल्स आर इन मेनी कलर। नॉन मेटल्स जनरली कलरफुल्स होते हैं। डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते ही नहीं हैं, तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस और लिक्विड ही होते हैं, तो इनकी डेंसिटी भी लो होती है। कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस पॉइंट नोट डाउन किए गए हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट कार्बन का बना, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्टर हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। आयोडीन भी नॉन मेटल है बट शाइनिंग सरफेस होती है, लस्टर होता है इसमें।
कार्बन इज़ द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। और कार्बन का ही बना हुआ होता है डायमंड, और वो नॉन मेटल है, फिर भी वो बहुत ही हार्ड होता है। डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही अधिक होती है, जो कि एक नॉन मेटल है। ओके, लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑन नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन ऑफ, जैसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल्स की कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सेम एज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फार्मूला क्या है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। When carbon react with oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म along with the production of heat। ठीक है, जब कार्बन को हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हीट भी लिबरेट होता है, जिसके कारण ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन कार्बन इज बर्न इन एन insufficient supply of air, it forms carbon monoxide. Carbon monoxide is a toxic substance. Inhaling of carbon monoxide may prove fatal। तो देखिए, अगर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, बट अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर कभी वो हमारे बॉडी में अगर कंटिन्यूसली इंजेक्ट होता है तो उसमें क्या होगा कि आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जैसे जो स्मोकिंग किल्स लिखा रहता है कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही अपने अंदर लेते हैं, यही कारण है कि उनको कैंसर वगैरह हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है। आप देखिए जहाँ पर भी जो भी चीज़ें जलाने पर कम्प्लीटली बर्न नहीं करती हैं उनमें फ्लेम नहीं निकलता है। फ्लेम निकलता है तो समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है, बट फ्लेम नहीं निकल रहा, केवल उसमें से स्मोक निकल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। ठीक है, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है, वो अगर खुले में रखा जाता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो बर्निंग करने लगता है। ठीक है, उसमें आग पकड़ लेती है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। द सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड में, सो दे आर एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बोनिक एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3। इसी तरह से सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर में मिक्स करते हैं तो बनता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखिए यहाँ पर है दोनों एग्जाम्पल्स कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन हो रहा है सल्फ्यूरस एसिड का। लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है, देन आफ्टर जब हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। नॉन मेटल्स की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं। नॉन मेटल
gives respective chloride when they react with chlorine gas। ठीक है, तो जिस तरह से ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है उसी तरह से क्लोरीन रिएक्ट करके क्लोराइड बनाता है। फार्मूला इज नॉन मेटल प्लस का क्लोरीन गिव्स नॉन मेटल क्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फास्फोरस गिव्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन। तो जिस तरह से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, HCl बनता है। उसी तरह से फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स रिएक्टिव विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा हाइड्राइड्स का। तो नॉन मेटल्स प्लस हाइड्रोजन गिव्स कोवैलेंट हाइड्राइड। अब ये कोवैलेंट होता है, आगे अभी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। सल्फर कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कोवैलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कैटेलिस्ट टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड अमोनिया। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है आयरन कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट क्या होते हैं? कैटेलिस्ट आर दो सब्सटेंसेज विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इट। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं बट उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस केवल मेटल्स कर सकते हैं, नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर और स्टीम। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होता है और हाइड्रोजन को नॉन मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान से हम समझेंगे कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। मेनी मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स कंपाउंड्स, सो फॉर्म आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अभी आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड समझने से पहले हमें कुछ और टर्म्स पता होने चाहिए, उन्हें हम पहले जानेंगे, देन आफ्टर हम आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उसे हम बताते हैं। तो और क्या टर्म्स हैं पहले हम जानेंगे। आयंस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस। कोई भी ऐसा एटम हो जिस पे पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज होता है उसे हम आयंस कहते हैं। आयंस आर फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये जानते हैं कि आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर गेन करता है। डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करता है तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। एटम्स फॉर्म आयंस ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, जो भी एटम्स होते हैं आयंस का फॉर्मेशन वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बोरबरी रूल हम लोग उन्हें लास्ट ईयर पढ़ा था 288, 18, 18, 32, वही यहाँ अप्लाई होता है कि जो भी एटम्स होते हैं वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ओके, फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस
कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. सोडियम फॉर्म्स सोडियम आयन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर सोडियम. तो यहाँ पे सोडियम देख रहे हैं. सोडियम क्या करता है, वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. वन इलेक्ट्रॉन उसका लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर वन इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है तो उसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो सोडियम आयन का फॉर्मेशन होता है. मैग्नीशियम टू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो मैग्नीशियम पर टू पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं. ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि सोडियम पर वन पॉजिटिव चार्ज आया, मैग्नीशियम पर क्यों टू पॉजिटिव चार्ज आया. तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं वो ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं. आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो होता है 281, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो 1 वो डोनेट करता है, इस वजह से सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है. वहीं मैग्नीशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 12 और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. सो मैग्नीशियम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 2 पॉजिटिव आयंस. गॉट इट. नाउ लेट्स सी negative ions. A negative ion is formed because of the gain of an electron. negative ion कैसे फॉर्म करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. सम एग्जांपल्स आर हियर. क्लोरीन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेट्स वन नेगेटिव चार्ज ओवर इट फॉर्मिंग क्लोरीन आयन. सॉरी, यहाँ पर जो आपका सेकेंड लाइन है कि आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वहाँ लॉस की जगह पे गेन होगा. आफ्टर द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में करेक्ट करके लिखेंगे, वहाँ पे लॉस नहीं गेन होगा. ठीक है, क्योंकि नोट्स भी यहीं से मिलेंगे तो नोट्स में भी यही लिखे दिए गए हैं बाय मिस्टेक, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. आफ्टर द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेट्स वन निगेटिव चार्ज ओवर इट फॉर्मिंग क्लोरीन आयन. ठीक है, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है. क्यों गेन करता है, क्योंकि क्लोरीन को वन इलेक्ट्रॉन की नीड है. जब वन इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तब वो नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन कर पाता है, स्टेबिलिटी वो पाता है. तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 है. तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन कर पाएगा. तो नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है. सो क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 नेगेटिव चार्ज. ओके, तो हमने आयंस पढ़ लिया. अब हम आयनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं. आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal to non-metal. In this course, metals get positive charge because of transfer of electron and non-metal gets negative charge because of acceptance of electron. ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके कारण, मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के कारण. मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेटल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, और नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नॉन मेटल निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है. इन अदर वर्ड्स, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे जो आयंस के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सो दिस इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस आपस में आयंस के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा. सो इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. ओके, सिंस अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयंस मस्ट बी कंबाइंड. ठीक है, तो फिर दोनों ही निगेटिव और पॉजिटिव आयंस आपस में कंबाइंड होते हैं और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव आयंस भी होते हैं, तभी वो आपस में एग्जैक्टली कंबाइंड हो पाते हैं. यानी कह सकते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ निगेटिव आयन एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बोथ आर सेम. लेट्स सी एन एग्जांपल.
फर्स्ट हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है, कैसे बनाना है इसका बॉन्ड, आप देखेंगे कि इन सोडियम क्लोराइड सोडियम इज़ ए मेटल एंड क्लोरीन इज़ नॉन मेटल, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसके पास टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो 1 गेन करता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए कि Na के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अब यहाँ पे आप दो साइन देख रहे हैं कि सोडियम के पर हमने एक क्रॉस लिखा है और क्लोरीन के पास डॉट लिखा है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ कॉल्ड लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसको लेविस ने बताया था। तो डॉट का यूज करके, इसी तरह से क्रॉस और डॉट का यूज करके इस रिप्रेजेंटेशन को बताया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट अरेंजमेंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन वो, और हमेशा ध्यान रखना कि कितने डॉट कहाँ रखने हैं। तो आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का यूज करना होता है। हमेशा जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, सबसे बाहर वाले सेल में होते हैं, उन्हें ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो क्लोरीन के पास हमने 7 डॉट बना दिया है और सोडियम के पास एक क्रॉस। किसी के दिमाग में ये भी और आगे कि सर दोनों अगर हम क्रॉस कर दें या दोनों डॉट कर दें, कर सकते हैं बट कन्फ्यूज़न होगा। क्यों कन्फ्यूज़न होगा कि हमें अलग अलग दिखाना है। तो अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम अलग अलग साइन यूज करते हैं, ठीक है। दोनों सेम रखेंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज आ जाता है। दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाते हैं क्योंकि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सिमिलर चार्जेज रिपल टू ईच अदर, आप जानते ही हैं। तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से आप और भी आयनिक कंपाउंड्स का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। Ionic compounds are solid. Ionic bonds has a greater force of attraction because of which ions attract each other strongly. This makes ionic compound solid. जनरली आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके बीच में अपोजिट आयंस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है और इनको कंबाइंड किए हुए रहता है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं और ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें हैमरिंग करेंगे, हैमर से बीट करते हैं तो ये टूट जाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड आयनिक कंपाउंड्स इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, इस वजह से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होती है क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग। आयनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन वाटर, ये पोलर नेचर के होते हैं, सो ये इजीली डिजॉल्व इन वाटर, आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो जो वाटर में सोल्यूबल होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जस्ट लाइक केरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये ध्यान देखना। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो
इसके साथ एक कंडीशन है कि जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट when ionic compounds are in molten state और in aqueous medium, जब भी आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉल्टेन स्टेट यानी पिघले हुए होते हैं या फिर एक्वस मीडियम में यानी वाटर में डिज़ोल्व्ड होते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो बैड कंडक्टर होते हैं। The solution of ionic compound in water conduct electricity. This happens because ions present in the solution of ionic compound facilitate the passage of electricity by moving towards opposite electrodes. ठीक है, तो जब इसे हम एक्वस मीडियम में रखते हैं आयनिक कंपाउंड्स को, तो इसके आयंस स्प्लिट हो जाते हैं। जब आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई है। Ionic compounds conduct electricity in the molten state. ओके, अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। तो फर्स्ट आपका था आयनिक बॉन्ड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जा रहे थे मेटल और नॉन मेटल के बीच। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है, इट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल्स हैव यूजुअली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ देयर एटम, सो नॉन मेटल्स नीड इलेक्ट्रॉन टू अचीव टू इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, दे गेट these electrons by mutual sharing। अब देखिए कोवैलेंट कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा या कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में होता है। क्यों नॉन मेटल्स के बीच में होगा? क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग होनी है, और शेयरिंग उन्हीं के बीच में होती है जिनके पास कुछ कम होता है। जिनके पास अधिक होता है वो शेयर नहीं, वो तो डोनेट कर देते हैं। और यहाँ पर आपके ये जो नॉन मेटल्स होते हैं उन दोनों ही, अगर दो नॉन मेटल्स हैं उन दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो वो आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन वही मेटल्स जो होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा डोनेट ही करते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड में आपको मेटल्स नहीं मिलेंगे, केवल नॉन मेटल्स ही मिलेंगे जो आपस में शेयरिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फर्स्ट देखिए आप, इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, यानी दोनों ही एटम्स के 1 इलेक्ट्रॉन जब आपस में एक पेयर बना लेते हैं तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मीथेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, CH4। फार्मूला क्या है? CH4। और यहाँ पर ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को यानी कि नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हैं। अब देखिए कैसे, तो आप देखिए CH4 है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड भी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसको हीलियम की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और नीड है। तो ये दोनों ही आपस में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन को तो एक इलेक्ट्रॉन से ही चारों इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर नहीं सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग है 50-50%। ऐसा नहीं कि एक अपना सारा इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरा कम दे, दोनों इक्वल अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। तो 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं कार्बन के साथ और फॉर्मेशन कर लेते हैं CH4। ठीक है, तो इसकी बॉन्डिंग बनेगी CH4 में, वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो हाइड्रोजन को 1 की नीड है और क्लोरीन को भी 1 की नीड है। ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं तो HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, बिल्कुल केवल एक बॉन्ड दिखाते हैं इनके बीच में। लेट्स सी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। इसमें क्या होगा, डबल है तो इसमें 2 पेयर हो जाएंगे, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी एक एटम जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, देखते हैं इसके भी एग्जांपल्स। तो पहला है आपका O2 ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कैसे फॉर्म होता है, तो पहले देखिए आप कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 6 होता है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिया और दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग कर लेते हैं तो इनके बीच में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर दोनों ही एटम्स का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक लेकर के चला जाएगा, नहीं, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है, पार्टनरशिप है 50-50%, तो दोनों आपस में बीच में ही इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो यहाँ कार्बन को 4 चाहिए था, ऑक्सीजन को 2 चाहिए था। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन से कार्बन बारी बारी से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले रहा है। यहाँ सर्कल भी बना दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि एक एक सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो कार्बन के भी पास 8 हो गए, ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, जिसके कारण इनकी नोबल गैस की स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो जब हम बॉन्डिंग दिखाएंगे तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड देखिए, it is never by sharing of 3 pair of it is formed by sharing of 3 pair of electron between 2 atoms। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3 पेयर 3 जोड़ी बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन गैस का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए, तो ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे दोनों का ही 8 कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों ही सर्कल में देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आपस में जो शेयरिंग के हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए गए हैं। तो उन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे आप 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पर इथीन है, C2H2 फार्मूला होता है। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर आपका दोनों एग्जाम्पल बन गया, ट्रिपल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का भी। ठीक है, तो एक एक सर्कल में आप देखिए, हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हीलियम की स्टेबिलिटी गेन करना है, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कार्बन को नियॉन की स्टेबिलिटी गेन करना है। तो नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया जाता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड देख लेते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड और गैसेज, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड। ज़्यादातर ये लिक्विड या फिर गैसेज होते हैं, बहुत ही रेयर ही होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस है कि अगर ये लिक्विड गैस होंगे तो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगी ही। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स के अपोजिट हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये सारे जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ऑयल, इन सब में ये डिज़ोल्व होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका मेटलर्जी भी हम इसे कहते हैं।
तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक पोर्शन बचता है आपका यही मेटलर्जी, जिसे हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली and complete first note and then question answer also. Okay, thank you students, have a nice day.